अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत ने 1.5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक कोई मुआशी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया और बजट बारे भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। जो मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है उस बारे भी हर शख्स परेशान और तशवीश में मुब्तला है। हुकूमत का टारगेट IMF है जिससे मुज़ाकरात जारी हैं। क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा, क्या मुआशी पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा या नहीं होगा, बजट कैसा होगा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल वदूद अलवी साहब। आप इसी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और प्रोग्रेसिव ग्रुप के भी ग्रुप लीडर हैं और नईम ग्रुप के आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के भी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। और उनके साथ मौजूद हैं आमर शहजाद साहब, आप पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के नायब सदर हैं। और मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे सैयद हसन अली कादरी साहब, आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के और मेंबर हैं फिजिकल लॉ कमेटी ICAP के। नाज़रीन, से पहले कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, यहाँ छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए या बेहतर करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इन सियासी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि किसी मुल्क की कोई भी माशियत जो है वो तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि तमाम लोग इकट्ठे मिलकर, ख़ासकर जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है इसमें मिलकर करें। लेकिन इसके अलावा जो आजकल हालात हैं उसमें अब ये नया बजट आने वाला है और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये अपनी कोशिश कर रही है कि इसको इम्प्रूव करे। इसको इम्प्रूव करने के लिए उनको उम्मीद है कि जो कि पहले भी IMF दे चुके हैं और वो उसको यूज़ करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने की है वो इम्पोर्ट्स पे, जिस तरह के मैंने पहली वीडियो में रिक्वेस्ट की थी, इसको उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए टोटल इम्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया है। इससे उन पे बहुत फॉरेन एक्सचेंज पे अब उन्होंने एक्सचेंज रेट तो बढ़ाया है और इसके बढ़ाने से बिज़नेस की कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन ये किया है सिर्फ जो डॉलर की प्राइस है उसको नीचे लाने के लिए। तो ये सबसे ज़रूरी इसमें ये चीज़ है कि ये IMF कह रही है कि आप ये अपनी जिस तरह ये सब्सिडीज़ देते हैं इसको वापस करें। आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम अपना डेवलपमेंट वर्क का जो पैसा है उसको डाइवर्ट करते हैं। हम इस तरह नहीं कि कोई नया वो क्रिएट करते हो, हम किसी और फंड से जब पैसे कहीं कम हो जाएं, जिस तरह हम भी अपने ज़माने में जब मैं था फाइनेंस मिनिस्टर करते थे, तो इसलिए डेवलपमेंट आजकल रोक दी गई है। और जैसे कि मैंने पहले कि ये डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुल्क के लिए बेहतर होती हैं जब आप तरक्की कर रहे हों। अभी तो हम कर्ज़ दे रहे हैं, तो इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि डेवलपमेंट वर्क की सब्सिडीज़ वगैरह पे किया जाए और IMF को इन्फॉर्म किया जाए कि हम फर्दर प्रेशर नहीं डाल सकते अपनी कौम पर, क्योंकि हम जो अपनी ये रोक कर डेवलपमेंट रोक के ही उससे अपने गरीब आवाम के मदद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो बजट में करेंगे और IMF को समझाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी बेहतरी होगी। अलवी साहब, क्योंकि आप ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, पहले सबसे ये बताइए कि जो हमारी इकॉनमी है ये वायबल है? देखिए जी, जो आपका सवाल है ना, इसके 2-3 पहलू हैं। जी। आपका सवाल ये है कि क्या हमारी इकॉनमी वायबल है और इस इकॉनमी में क्या गुंजाइश है। तो इसको लॉन्ग टर्म तो अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। पाकिस्तान की इसका जो टोटल GDP है वो तकरीबन 320-325 के करीब इस वक्त GDP है। इसमें गुंजाइश $1000 बिलियन तक ये जाने वाली चीज़ है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी प्रोडक्शन को 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब उस रास्ते पे जाने के लिए हमें, उस सफ़र को तय करने के लिए हमें जो जिन मसाइल का सामना है उसमें हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो हमारी पोलिटिकल ये जो हमारी हर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन किया जाता है, इसको ख़राब किया जाता है। इसकी वजह से हमारी जो मईशत है ना, ये किसी एक तरफ सिमट नहीं बैठ रही। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि हमारे हमसाया मुल्क में मनमोहन सिंह ने एक पॉलिसी दी थी, वो आज तक कारामद है। यानी कि कोई भी, उसके बाद BJP की हुकूमत है, इसके बाद 2-3 हुकूमतें और भी आई हैं, उन्होंने जो इकनॉमिक पॉलिसी थी उसको नहीं छेड़ा। तो हमारे पास भी इस वक्त हमने ये बहुत ज़्यादा हमारे जो ताजरों में ये बहुत ज़्यादा राय पाई जाती है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। इकॉनमी के ऊपर सियासी जमातों को एक ख़ास हद से ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सियासी जमातों का टेम्परेचर इस लेवल का है कि वो जो मुल्क का मुफाद है उसको और उसके मुफाद में देखें, अगर यहाँ मईशत होगी तो ये मुल्क बचेगा, अगर मईशत होगी तो आपकी सियासत चलेगी, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। सैलवी साहब, पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उससे पहले भी जब अपोजिशन में थे वो मिसाक जमहूरियत का एक नारा लगाते थे। इसका मतलब है जो हमारी इकॉनमी है इसके लिए मिसाक जो मुआशी जमहूरियत है वो ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो ये मिसाक मईशत, मेरा ख्याल है मिसाक मईशत जो है ये सबसे पहले नारा तो वाकई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाया था जब ये अपोजिशन लीडर थे, लेकिन उस वक्त भी अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन ने बात नहीं मानी। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इसको ये दोबारा आपके को वो पावर में आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये अब खुद इनिशिएट कर लें। तो अगर सपोज ये हो सकता है, लेकिन अभी तक तो 1.5 माह में कोई मुआशी कोई पॉलिसी का कोई ऐलान तो नहीं कोई किया अरे गया। इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त चल रही हैं। नंबर वन प्रॉब्लम तो ये चल रही है कि इस हुकूमत की डायरेक्शन का अभी तक नहीं पता चल रहा, इसने चलना है, इसने रहना है, क्योंकि इनके अपने ही बयानात मुतज़ाद हैं। कभी कहते हैं रहना है, कभी कहते हैं चलना है। अगर इन्होंने रहना है तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बनाएं, शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी बनाएं और स्टेबिलिटी भी मुल्क में आएगी। इस वक्त जो मुआशरे का बुरा हाल हुआ है ना वो पोलिटिकल डिसएबिलिटी की वजह से हुआ है। सब हमारी जो तारीख है पाकिस्तान की, जितने भी सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया है आज तक वो परवान तो नहीं चढ़ सका। आप समझते हैं कि ये हुकूमत परवान चढ़ सकेगी? इत्तेहादी जमातों का जो टोला है ये को आवाम को रिलीफ दे पाएगा, मुआशी पॉलिसी का ऐलान कर पाएगा जिससे आवाम अब मुतमईन हो सके? एक्चुअली मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल बात नहीं है, मैं एक बीइंग ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। अंधेरा आगे नहीं है, जी जी, रास्ते मौजूद हैं, रास्ते मौजूद है। अगर सिमत कोई को भी दुरुस्त करने की अगर जरूरत है। सिर्फ सिमत को दुरुस्त करने की जरूरत है, पाकिस्तान पे सोचने की जरूरत है। जी जी। वो यार खुदारा लड़ लेना बाद में, पाकिस्तान से नाज़रीन माहौल मुल्क प्रॉब्लम में रहेगा, है, पाकिस्तान मुल्क रहेगा, तो रहेगा सियासत भी तो सियासत भी चलेगा। चलेगी, सियासत से आगे भी काम चलेगा। जी जी। मसला ये है कि आप पहले मुल्क की मईशत को, मुल्क के इस वक्त दोराहे पे खड़ी है। हमने आईएमएफ के साथ हमारा मुज़ाकरात, कल एक बहुत अहम दिन है कि आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात फाइनल होने वाले हैं। यहाँ मुल्क में पूरा मुल्क बंद कर दिया गया है। तो हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम क्या सीरियस नहीं है? हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है? अगर अपोजिशन बात नहीं, अगर हुकूमत बात नहीं मान रही तो अपोजिशन बात मान ले, अगर अपोजिशन बात नहीं मान रही हुकूमत बात मान ले। यार मुल्क की मुफाद को मुकद्दम रखें। खुदारा अगर आपने इसी तरह की रवैश रखी तो मुल्क की मईशत तो क्या, मुल्क की जड़ें हिल जाएंगी। जड़ें हिल जाएंगी। मैं आमर साहब आपकी तरफ आता हूँ। आमर साहब ये बताइएगा, क्योंकि ये आईएमएफ के पास जो भी हुकूमत जाती है, प्रोग्राम्स होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, उनसे माहदे होते हैं, आप उनको बेहतर तरीके से जानते हैं जो वो शराइत रखते हैं। हमेशा जो भी इदारा जो कर्ज देता है उसकी शराइत होती हैं, लेकिन आज तक जो पढ़ चुका हूँ या देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, वो ऐसे कदगन तो नहीं लगाता जो आवाम को रिलीफ ना मिले। वो रास्ते जो टैक्स के चोरी के हैं उनको रोकने के लिए ऐसी कदगन लगाई जाती हैं ताकि टैक्स चोरी ना हो। क्या आज तक हम टैक्स चोरी को रोक सके हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है, साथ में आईएम से जो मुज़ाकरात जारी हैं, जो पहले हुकूमत ने सब्सिडीज़ दी हुई थी, क्या उन पे आईएमएफ कायम रहेगा या हुकूमत हमारी मौजूदा है वो कायम रहेगी तो कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। बिसाइड ऑल दीज थिंग्स, सबसे पहले यू मस्ट रियलाइज कि यार हम एक कौम हैं, जी जी, कोई शक नहीं हम पाकिस्तानी हैं, है, नहीं है, बनना चाहिए हमें। हम एक कौम हैं, बनना चाहिए। जी जी, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। मेरे नज़र में द मेजर प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम मजबूर हैं अपना सियासी सेटअप को अपने इकोनॉमिक सेटअप में के साथ चलाने में। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मेरा इकोनॉमिक सेटअप जो है जी जी, वो इंटायरली डिफरेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसमें सियासत से हट के, जी जी, इसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, जो भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर। जी जी, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है चल सकती हमारी इकोनॉमी। मुझे ये बताएं कितने डिसीजन इस गवर्नमेंट ने, इससे पिछली गवर्नमेंट ने या उससे पिछली गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हैं, और कोई आया हुआ है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वक़्त टपाने के लिए। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा ना, अलमिया भी तो यही है ना अमर मैं साहब। अर्ज करता हूँ ना, हमें जब हमें एक सोच आएगी एज ए पाकिस्तानी, तभी हम देखें। मसला ये है कि इस वक्त जो हालात हो रहे हैं, मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ अपने पॉलिसी मेकर्स को
कि क्यों नहीं हम लोग इससे बालातर होके अपने पाकिस्तान की खातिर अच्छा आमिर साहब, अपने इकोनॉमिक, मैं 1 मिनट बाद मुकम्मल कर लूँ। जी जी, आई एम सॉरी टू से, मुझे आपको IMF जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको पता है मेरा पाकिस्तान जो हर तरह के सोर्सेज से माला माल है जी जी, यार, आप उसको यूटिलाइज करो, लॉन्ग टर्म प्लान करो। ये कोई इशू है? हम एटॉमिक पावर होने के बावजूद हमारे घरों में, शहरों में 12-12 घंटे लाइट जा रही है, हम लोड शेडिंग के हिसाब से नहीं निकल रहे। हमने क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है? कोई किसी गवर्नमेंट ने कोई इस तरफ सीरियसली सोचा है कि कौम को इस अजाब से छुटकारा दिलाया जाए? ठीक है, जी, मेरे आप मुझे ये बता दें, गुज़श्ता 2 साल से, 4 साल से, 8-10 साल से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी हुई है? हम कहाँ खड़े हैं? आमिर साहब, वैसे सॉरी टू से, मैं सिर्फ आज तक 74 साल में, जी क्योंकि पॉलिसी बनाती है हुकूमत जो भी आती है, वट एवर, जी इंडस्ट्रियल जोन का एक नारा लगाया गया जी। मुल्क में। एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, हमें सबको पता है। ना इंडस्ट्रियल जोन बन सका ये मुल्क, ना एग्रीकल्चर दिस इज द प्रॉब्लम। ये गलती किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी थी? मैं वही अर्ज करूँ ना, हर कोई अपने ज़ाती मफाद में या अपने पोलिटिकली इस तरह जकड़ा हुआ है कि वो कोई बोल्ड स्टेप लेने नहीं जा रहा। हमें वक्त अब ये है हमारा नहीं, हमारे बच्चों के लिए अब आपको बोल्ड स्टेप लेने हैं। जी जी। हर कोई डरा हुआ अच्छा है। आमिर साहब, हर कोई, किसी मुल्क में सियासत और इकोनॉमिक ये अलग-अलग हैं किसी मुल्क जी में? आपका हमसाया मुल्क, मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ। ये जो स्टेप लिया गया है कि फॉरेन चीज़ें जो हैं इसको बैन किया जाए, ये चीज़ आज से 30 साल पहले इंडिया ने की है। आपने रिजल्ट्स देखे उनके? बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडस्ट्री है वो उस लेवल पे आ जाएगी जो लोगों की डिमांड है, यानी ऑटोमेटिकली वो आ बंद जाएगी। करना ये हुकूमती फैसला इस हुकूमत का सबसे सर बेहतरीन मैं फैसला तो है। उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप स्टडी कर लें। लास्ट 30 ईयर्स से इंडिया ने बहुत सारी आइटम बैन की हुई हैं, और आपको पता है इस वक्त मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा उसकी, इट्स अ हार्ड फैक्ट। मुझे सुन के हैरत होती है, जी जी। ऑटोमोबाइल, IT इस वक्त वो दुनिया में लीड करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त चौथे नंबर पर है आईटी में। सर मैं बात कर रहा अगर हूँ उसको पर तवज्जो तवज्जो नहीं दी जा रही ना यार, तवज्जो नहीं मेरे भाई दी जा रही। जी जी। ठीक है आपके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाटएवर जो भी हैं यार, कम अज कम फॉर द सेक ऑफ माय कंट्री, फॉर द सेक ऑफ माय नेशन, आपको कम अज कम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज इनसे थोड़ी सी अलग रखनी चाहिए, बालातर होके इससे कि हम अपना इसमें हैं, गवर्नमेंट में हैं या नहीं है। अच्छा यू मस्ट फॉलो अलवी साहब दोबारा जो लॉन्ग टर्म, जो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसकी रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जी जी। ये 2-4 साल की प्लानिंग से नहीं काम चलता, ये कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, और हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट उस बाउंड करे, उसको सिस्टम ऐसा दे कि वो बाउंड हो, को फॉलो उसको करना है। असल बात यह है जहां सर, सिस्टम हो ना सर, वहाँ हर चीज सही होती जाती है। हर चीज पे कंप्रोमाइज अगर करें, इस पे कंप्रोमाइज जब तक मत कोई करें। सिस्टम वाज़ा नहीं होगा, कोई सिम्मत का तयन नहीं होगा, जब तक ये ऐसे हालात। सर आप देखें ना, जरा कोई डेवलपमेंट करने लगता है, हर गवर्नमेंट का अपोजिशन चोर है खा गया, चोर है खा गया। यार दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। वो 74 साल से यही सुनते आ मैं रहे हैं। सर वही अर्ज कर रहा हूं ना, खजाना खाली है। वो बेड़ा गर्क कर गया सर मेरा मुल्क माला माल है कुदरती वसाइल से। जी जी। मेरा मुल्क माला माल है, ये गैस वगैरह हर चीज से, इससे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा ये इसमें सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आई एम सॉरी टू से, यूटिलाइजेशन नहीं है प्रॉपर सोर्सेज की हमारी। ब्रेक से जाने से पहले अलवी साहब मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। वसाइल हैं और जो कहते हैं ना तजर्बा या एक्सपर्ट, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। सब कुछ होने के बावजूद हमें कर्ज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ती है? IMF के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि असल में देखा जाए जो हम इनकम टैक्स का कानून है वो कहता है स्टेक होल्डर और हुकूमत दोनों पार्टनर हैं। ताजर बरादरी जो टैक्स देते हैं और जो टैक्स लेते हैं दोनों पार्टनर हैं। कहीं इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है जो दोनों का एतमाद नहीं है एक दूसरे के ऊपर, या हुकूमत का अखराजात ज़्यादा हैं, टैक्स कम इकट्ठा होता है, फिर हमें कर्ज़ लेने पड़ते हैं? क्या ताजर बरादरी हुकूमत के साथ ऐसा मुज़ाकरात नहीं कर सकते जो IMF की ज़रूरत ना हो? जो आप जैसे कह रहे हैं पहले खला मौजूद है,
उसको पूर्ण करने की ज़रूरत है। वसाइल हैं, उनको बुरे कार लाने की ज़रूरत है। मुमकिन है हम पाकिस्तान में अपनी रियल इकॉनमी को वाइबल कर सकें, लेकिन ब्रेक से बाद। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी अलवी साहब, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सबसे पहले समझने की जरूरत तो ये है कि जो एक मिसपरसेप्शन है ना जी, जी। कि यहाँ लोग टैक्स ही देना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। नहीं, ताजर और जितने भी लोग हैं ये 100% टैक्स देना चाहते हैं और टैक्स दे रहे हैं, किसी ना किसी और तरीके से ले रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये टैक्स वाले टैक्स लेना चाहते नहीं हैं। ठीक है, हुकूमत की पॉलिसी नहीं है ऐसी जिससे टैक्स देना टैक्स फ्रेंडली हो। लोग कहते हैं कि इस जंगल में अगर हम आ गए, इस सिनेरियो में आ गए तो हम फंस जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि 18 लाख टैक्स पे रहे हैं, ये ज़ाहिर है इनको मालूम होगा। ठीक है, जो कोई भी पॉलिसी बनती है उनको और निचोड़ने की कोशिश की जाती है, टैक्स नेट को बड़ा करने की कोशिश नहीं की जाती। एक इसका ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जैसे ये बात की है कि पॉलिसी की कॉन्टीन्यूसली नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोस्त ने भी ये बात की है कि यहाँ हमसाया ममालिक में इम्पोर्टेड अशिया पे पाबंदी लग गई। भाई आपने पाबंदी लगानी है, आपने चीज़ें ठीक करनी है तो इसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। रात को आपको ख्वाब आया, सुबह आपने इम्पोर्टेड चीज़ों पे सब पे पाबंदी लगा दी। हम इम्पोर्टेड चीज़ों पे पाबंदी के खिलाफ नहीं है, हम इस तरीके कार के खिलाफ हैं। भाई आपके वहाँ सैकड़ों ताजर, सैकड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लोग रास्ते में चीज़ें लेके बैठे हुए हैं। आज आपको रात को एक ख्वाब आया, सुबह आप इंप्लीमेंट करने चले जाते हैं। इसका लॉन्ग टर्म क्या है कि हुकूमत ऐलान करे कि जी हम फौरी तौर पे 15%, 20% या 50% ड्यूटी बढ़ा रहे हैं और हम ये 6 माह के अंदर अंदर इसको जीरो पे ले जाएंगे, इस पर हम पाबंदी लगा देंगे, ताकि जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इसके साथ इस चेन में हैं, उनको टाइम भी मिल जाए और वो अपना अल्टरनेटिव भी सोच लें। लेकिन उसमें अलवी साहब ये बताएं, जो इम्पोर्टर हैं वो जो सब्सिडीज हुकूमत से $1.25 अरब की लेते हैं, वही पैसा अगर वो सब्सिडी खत्म करके आवाम पर खर्च कर दिया जाए, उसका 50% खत्म कर दिया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आवाम, वो हुकूमत महंगी गैस खरीद के उनको सस्ती देनी पड़ती है, वो मुआवजे हुकूमत को, वो नुकसान है। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड अशिया के ऊपर एक SRO 588 है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है उस SRO के तहत कि इंपोर्टेड अशिया जो है ना वो बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा 19 मई को जो किसी ने BL दिए हैं, लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की पेमेंटें बाहर गई हुई हैं, मैन्युफैक्चर के पास गई हुई। कहने का मकसद ये है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो काम करते हैं वो भी बेढंगे अंदाज से करते हैं, अच्छा काम भी हम अच्छे अंदाज से नहीं कर रहे। बंद होनी चाहिए, लेकिन कुछ तरीके का पैसा है, जिसके पास उसको खर्चने का दिल करता है, कुछ लग्जरी चीज खाए, कुछ भी खाए, उसका क्या गुनाह है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसका अल्टरनेटिव हल है ना कि आप इसके ऊपर RD लगा दें, रेगुलर ड्यूटी बढ़ा दें, पहले भी 100% देखिए। और ये मैं आपको छोटी सी बता दूँ, ये यानी कि $0.5 बिलियन की ये इम्पोर्ट हो रही थी, इसके ऊपर आपको 100 से 150 अरब रुपया टैक्स आ रहा था। ठीक है, आप इसको रेगुलाइज करें, आप ये जो है स्मगलिंग है इसको ख़त्म करें, आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और जो असल में अलवी साहब मामला ये है, आप कहें हर बंदा शख्स टैक्स दे रहा है, वो दे रहा है विद होल्डिंग की सूरत में। 85% जो हम विद होल्डिंग उनसे होती है आम कंज्यूमर से, जो टैक्स के नेट में शायद दायरा कार में भी नहीं आते। आप जो अगर 30 लाख गोशवारे हैं, उनमें 12 लाख लोग वो हैं जिनके नील की गोशवारे हैं, कुछ में 10 लाख ऐसे भी लोग हैं जो 5,000 रुपये टैक्स देते हैं। जो टैक्स देने वाले हैं, असल इनकम टैक्स जो होना चाहिए, जो लेना चाहिए लोगों से, वो हुकूमत तक ना हुकूमत ले पा रही है, ना वो लोगों तक पहुंचा पा रही है। जिसके सबसे बड़ी जो वजूहात हैं, क्योंकि उस बंदे को जब तक रिलीफ नहीं मिलता है, एतमाद नहीं होता मेरा पैसा सही जगह पे लग रहा है, तो जब वो क्यों टैक्स देगा? असल में ये सबसे ज़्यादा वजूहात। मैं आपको एक बात बताऊँ जी, पूरी दुनिया में जो टैक्स है ना, कोई भी खुशी से नहीं देता, उसको टैक्स देना पड़ता है। सिस्टम एक ऐसा बनाया जाता है जिस पे किसी को टैक्स देना पड़ता है, टैक्स अवॉइड नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनता है। हमारे साथ उन्होंने 2 दफ़ा FBR के चेयरमैन ने, ये पिछली हुकूमतों में हमारे साथ मुज़ाकरात भी हुए, उन्होंने कहा हम सिंगल कॉलम का एक बनाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नील है। एक हुकूमत, बल्कि हुकूमत के अंदर कई हुकूमतें हैं। यहाँ प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपको बधारन एक हुकूमत नज़र आ रही होती है, वो अपना वो मिनिस्टर चेंज कर देती है, जो पिछले वाले होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नया मिनिस्टर आता है, वो नई बात करो, ठीक है, वो नई पॉलिसी करो। तो हमारे साथ बैठ के जब शब्बर जैदी था टैक्स का अपना चेयरमैन FBR के,
उस वक्त हमारे साथ मुआहदे हुए, वो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब पिछली हुकूमत के बड़े कारे खास थे, उन्होंने साइन किए। जो कुछ हमारे साथ मुआहदे हुए उसके बाद वो सारी रजीम चेंज हुई, वो उल्ट हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये कहा जाए कि ये लोग टैक्स नहीं देते, तो मैं कहता हूँ ये टैक्स लेना नहीं चाहते। अच्छा अलवी साहब, जिस तरह शरह सूद में इजाफा हुआ है 1.5%, उसके ऊपर अब ताजिर बरादरी देखिए ये मैं आपको सही बात बताऊं, एक तरफ हम ये कर रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने इस रेट को 13.75 पे लेके जा चुके हैं। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की मौशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। ये तो पहले जो 9% था, इससे भी कम सिंगल डील, ये आप इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास इंडिया पे 5% है, हमारे पास बांग्लादेश वहाँ 6.5% है, ठीक है। हम 15% को लेके और स्प्रेड के साथ जब हम लेंगे तो हम किस तरीके से इसको कायम रह सकते हैं। की वजह से हम 11वें नंबर पर है पाकिस्तान। अब ये पेट्रोल IMF की शराइत पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ गई, 150-300 रुपये भी लीटर चला गया, बिजली 15 से 30 रुपये यूनिट पे चलेगी, फिर क्या हाल होगा? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि बुनियादी खदोखाल को ठीक करना पड़ेगा। आपकी प्राइस का जो प्रॉब्लम है, पेट्रोल की प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम यहाँ स्टेबिलिटी लेके आएँ, हम अपने रुपये को रोज़ गिरने से बचाएं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल वर्स दूँ, इस वक्त अगर पाकिस्तानी रुपया वहाँ ही होता जहाँ 4 साल पहले था, ठीक है, तो पेट्रोल का इफेक्ट इतना नहीं आना था, ठीक है भाई। बाहर अगर हम दो डबल किस्म की बाहर से प्राइस बढ़ती है, हमारा पैसा डिवैल्यू हो जाता है भाई। अभी पिछले 1 माह के अंदर हम 10% डिवैल्यूएशन में चले गए हैं, ठीक है। हमारे 20 रुपये डॉलर तकरीबन बढ़ गया। जब वो 20 रुपये डॉलर जब हमारी कन्वर्जन होगी, जब वो पाक रुपीज़ में, तो जब पेट्रोल की कीमत खुद ऊपर जानी है। कहने का मकसद ये है कि मान लिया IMF पैसे दे देता है तो ये डॉलर की उड़ान ये रुक जाएगी। देखिए मेरा ख्याल है कि अभी तक तो प्रीवियस एक्सपीरियंस तो ये है कि कभी भी जब उसने दिया तो रुकी तो नहीं है, ठीक है। डॉलर की उड़ान कब तक उगेगी? जब हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, हम कोई एनर्जी सेविंग की तरफ जाएंगे। हमारा 14 बिलियन डॉलर का इस दफ़ा इस साल में 14 बिलियन डॉलर का दरामदी तेल बना है, ठीक है। आपने कोई काम करना है, इस पे करें कि हम ये 14 बिलियन डॉलर को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आज भी हम ये 14 बिलियन डॉलर को बाहर निकाल दें 14 बिलियन, तो हमारा खसारा ना होने के बराबर आ जाता है, ठीक है, बल्कि हम सरप्लस में चले जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये मैनेजमेंट है, ठीक है। तेल की कीमतें ज़ाहिर है कि ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है। लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में क्या वो हमने की हैं? क्या हमने अपनी मुआशरे को ठीक करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म मेजरमेंट किए हैं? हमने तो कभी नहीं। हमने कोई 5 साल पॉलिसी दी है, नहीं दी। हमने कोई 10 साल पॉलिसी दी है, नहीं दी। हम तो रोज दंग टपो काम करते हैं। आज का काम पड़ा है तो आज वो जो कल हमारे हालात में जो हम काम करते हैं वो करते हैं, उसके अलावा हम नहीं करते। और अभी तक हम बेसिक चीज़ों में, हम अपनी लोड शेडिंग से बाहर नहीं निकल सके, हम अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकल सके। हमने अगर एक्सपोर्ट करनी है तो हमारा यूनिट की कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, हमने इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करना है। अलवी साहब आपकी तरफ आता हूँ। अहमद शहजाद साहब, इंपोर्ट हुकूमत ने रोकी, मान लिया एक अच्छा फैसला है, जिस तरह आप कहते हैं एक्सपोर्ट जब होगी ना हो, लेकिन अपना मुल्क तो सर्वाइव कर सके ना, लेकिन उससे हुकूमती टारगेट से जो टैक्स टारगेट हैं वो मुतासर होंगे। ज़ाहिर बात है टैक्स नहीं आएगा तो उसका दूसरा रास्ता देखा जाएगा। जी ऐसे ही है। एक दूसरा ये है, आजकल हुकूमत के जो हालात हैं उसका फ़ायदा टैक्स मशीनरी उठा रही है। 2, 2.5, 3 लाख डेली नोटिस आ रहे हैं, वो कानूनी है या गैर कानूनी, लेकिन 30 लाख जो टैक्स गोशवार हैं उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। तीसरा, जो इसमें एमनेस्टी स्कीम का अदालत फैसला दे रही है, उनके असासे शो किए जाएँ, कंपनियां शो की जाएँ जिन्होंने एमनेस्टी अवेल की थी, इस पर आपका पाकिस्तान टैक्स बार क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात, नोटिस जो 2-2.5 लाख आ रहे हैं वो गैर कानूनी तो है नहीं, ठीक है। उनको आप मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जगहों से आप चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं, उनको रिप्लाई बैक कर सकते हैं। अब सिस्टम ऐसा दे दिया है FBR ने, बार कोड के साथ नोटिस इशू होना है, उसके अलावा कोई भी नोटिस वो लीगल नहीं है। अब हर कोई जो भी नोटिस इशू करता है पहले सोचता है कि मैं ये इश्यूज रेज कर रहा हूँ। 2015-16 के ऑडिट चल रहे हैं अभी। 2015 तो टाइम बार्ड हो चुका, 2016 का चल रहा है जी। अभी जो 20-21 के नोटिस लोगों को आने शुरू हो गए हैं, तो इससे क्या मतलब है? वो हल कर चुके हैं हम पिछले साल? सर मैं एक अर्ज करता हूँ, हर साल हर टैक्स ईयर जो है ना, हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जी। जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी बिजनेस है वो हर एक साल का अलग है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 2021 में ड्यूरिंग 1 जुलाई अप टू 1 जुलाई 2020 अप टू 30 जून 2021,
आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है विच वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन योर इनकम टैक्स स्टेटमेंट रिटर्न्स, तो अब वो डिपार्टमेंट, तो मैं उनको उनकी वकालत नहीं कर रहा, वो तो हक जानब है ना आपको नोटिस करे कि जनाब ये ऑन रिकॉर्ड आपने इन्वेस्टमेंट की है जो कि आपने डिक्लेयर नहीं की। अब वो नोटिस तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मान लिया चलो नोटिस हाँ जी जी ये ज़रूर है कि फजूल नोटिसबाजी नहीं होनी चाहिए, टैक्स गुजार को रिलीफ देना चाहिए। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँ आपको, छोटी सी गुजारिश, अभी आपने कहा ना ये इंपोर्ट से रुक जाएगा, टैक्स कतई नहीं रुकेगा। आप इसका रोशन पहलू नहीं देख रहे, इसका रोशन पहलू नहीं देख रहे। सपोज आपको आदत है इंपोर्टेड टूथपेस्ट यूज़ करने की, सपोज राइट, आप क्या करेंगे अल्टरनेट, आप लोकल मेड टूथपेस्ट यूज़ करेंगे। यार इससे मेरी इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, जो इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है क्या वो टैक्स नहीं दे रही? दे रही है, ठीक है ना, वही अब टैक्स ज़्यादा दे दे रही रही है, है कम दे रही है उसको ठीक कर सकते हैं, वो अलग बहस चली जाती है। जी जी मगर आप देखें ना अल्टरनेट आपको टैक्स उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात मेरे मुल्क की बका की खातिर कि मेरा मुल्क में जो रुका हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कम से कम किसी हद तक वो तो बेहतर होएगा, जी जी लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब आप देखें ना मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, चीज़ों की डिमांड की खपत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो डेफिनेटली फिर और लोग भी आएंगे, इसमें और इम्प्रूवमेंट भी होगी। खैर ये तो एक इशू है ना। हम आते हैं दूसरी तरफ, जो अपनी एमनेस्टी के हवाले से बात की। एक पर्दा रखा जाता है। जी देखिए जी वो एक शेल्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, और वो एक दफ़ा नहीं हुआ, ये तकरीबन 3 दफ़ा हो चुका। ये कुछ अरसे में 3 दफ़ा मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ आ चुकी एमनेस्टी की शक्ल में। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको शेल्टर दे रही है, ठीक है, नो वन कैन आस्क यू अबाउट द सोर्सेज, राइट। ठीक है। अब एक आदमी उस पर इन्वेस्ट करता है, तो मेरा ख्याल है ये उसके साथ ज्यादती नहीं है कि उसने 10% या 5% वट जो आपने डिसाइड किया टैक्स दे दिया, अब उसका दोबारा ट्रायल किया जाएगा, जबकि आप पहले उसको गारंटी कर चुके हैं। अब मुझे पता चल जाए अमर साहब के पास इतना पैसा घर रखा है या इतने का वो मालक है, ज़ाहिर बात है वो अलग आ जाता है मेरे भाई, निशानदेही वो एक अलग चीज़ आ जाती है। आपके पास सिस्टम मौजूद है, आपका लॉ कहता है इस चीज़ को कि अगर उसने पैसा घर रखा हुआ है जो कि डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जी, जी। तो अपना उसका ट्रायल अलग है। अच्छा, जो बजट सारा इस दफ़ा 5,000 से ज़्यादा का 5,600 रुपये के जो नवीद है, जी जी अगर सर, पेश उसमें किया जाएगा तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा क्या हालात होंगे? सर उसमें सबसे पहली बात, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, जी जी हमारी पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा रही है पूरा साल। मुझे ये बताएं पूरा साल में हमारा आउटपुट क्या रहा? जी जी ये कोई हल नहीं है कि हमने जाके IMF से ले लेना है, सऊदी अरब से ले लेना है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। जी जी हमें, मैं वही फिर अपनी वो पहली बात वैसे पे अमर आऊंगा। साहब देखें, पहली पाकिस्तान बात है तहरीक इंसाफ, जी, जी, हुकूमत चली गई, ये वर्स चीज़ें आसान और ज़्यादा होनी है जब अच्छा, तक क्योंकि आप- हमने एक कौम होके, जी जी एक कौम होके, पाकिस्तानी होके, पाकिस्तान की बका की खातिर अब बड़े फैसले करना पड़ेंगे नहीं, आपको। आमिर साहब देखें ना, ताजर दोस्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून को कहा जाता है। अगर देखा जाए तो 3.5 साल जो हुकूमत रही है जी उसने टैक्स पेयर के ऊपर कोई छापे नहीं मारे, बैंक अटैच नहीं किए, मार धाड़ नहीं की, जितने हर साल ताजर सड़कों पे रहते। यार ये तीसरी बात, प्रॉब्लम नहीं है, ये सर, ईज सर, ऑफ डूइंग बिजनेस सर, की सूरत सर, में 300 रिफॉर्म्स हुई। सर ये प्रॉब्लम नहीं है। पहली दफा 17 सर, साल बाद करंट अकाउंट सारा सिफर पे आया। और मेरे भाई ये किसी को मसला- हम हमारे- किसी की तारीफ भी अगर और बुरा यार, करते हैं, किसी की हमारे तारीफ भी मुल्क करें, का ना- उनको लोगों को हम किस तरह, यही तो मैं कहना चाह रहे हैं प्रोग्राम में, हुकूमत कोई भी हो, जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हैं वो अलहदा होनी चाहिए, सेपरेट, उनका जिससे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना मेरा चाहिए। मसला कुछ और है, मैं कुछ और आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं अर्ज कुछ और कर रहा हूँ। जी जी मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से मुराद है मेरे पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम नहीं है। जी मेरी नज़र में प्रॉब्लम ये है, ये छापों वापों से कोई असर नहीं पड़ता। आप जब मौके देते हैं इन्वेस्टमेंट के, आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जी जी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। आप पिछले 3-4 साल से अफरा तफरी में कभी, इंडस्ट्री अब मेरी बात जी, सुने जी। ज़रा, छोटी सी गुजारिश है, हर वक्त आप यही कह रहे हैं चोर हैं मारे के, NRO नहीं दूंगा। मुझे बताएं एक छोटी सी बात, छोटी सी गुजारिश, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है 4 साल में? कितने हॉस्पिटल बने हैं? आपको पता है कितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं? मासवाई इसके के हर वक्त यही कहा जा रहा है चोर है खा गए, चोर है खा गए। ओ भाई हमने क्या किया खुद? ये वो 4 साल का गैप है, वो हम अब खुमियादा उसका भुगतते जा रहे हैं। आमिर साहब, एक तो
माजरत के साथ आपकी जो तो टैक्स बार्स हैं जी। 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आती हैं, जी जी वो एक सिस्टम बनाती है। जी जी दूसरा आता है उसको, लेकिन वो कुछ ना कुछ कोशिश करती हैं हुकूमत के साथ मिलकर टैक्स पेयर का क्यों किरदार जो अदा करती हैं, जी कोई ना कोई बेहतरी की तरफ कदम होता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो सियासी निज़ाम है उसका जो सिस्टम है ना वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन सियासत का काम, हुकूमत कोई भी है उसका काम है हुक्म देना, पॉलिसी बनाना, अमल करना ब्यूरोक्रेट्स का, सियासती इदारों का काम जी है। ऐसे ही है। ना हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम प्राइस को कंट्रोल कर कर सकते सकते हैं, हैं। ना हम मेरे टैक्सेशन भाई को। टैक्स भी अफसर बढ़ा वो सकते दफ्तर में हैं। बैठा है, उसको पता नहीं मेरे फील्ड में कितने टैक्स पेयर हैं जो आने मेरे वाले मोहतरम हैं। मेरे जी, जी। मोहतरम ये सारा कुछ हम कर सकते हैं, ये कोई इतने बड़े इशू नहीं है। यू कैन हैंडल दैट इश्यूज। मेरा सिर्फ एक ही थोड़ा सा गुजारिश है आपसे, आप ज़रा इस बात को ज़रा थोड़ा सा समझें कि यार मेरे मुल्क के वसाइल को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, मेरे मुल्क में वो प्रॉपर इकोनॉमिक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, मसाइल हैं ये कोई आमर इशू साहब, नहीं है। जिन पे शराइत पे कर्जे लिए गए हैं, आपने ये चीज़ सेक्टर भी नहीं छेड़ना, आपने ये भी नहीं छेड़ना, वसाइल किस तरह ब्रो कराएंगे। लेकिन मैं जितना मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपसे प्रपोजल भी लेंगे, क्या बजट प्रपोजल है क्या नहीं है। नाज़रीन यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हसन अल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सैयद हसन अल कादरी साहब, ये बताइएगा कि बजट आने वाला है, हुकूमत ने अभी तक कोई मुआशी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया, IM से मुज़ाकरात जारी हैं, आप क्या समझते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम यूबी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस तरह मदऊ करने का अपने प्रोग्राम में। देखें, जो अभी आपने बात की मुआशी पॉलिसी की, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि देखें, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना हजूर, इसमें ये होता है कि जी लाजमन तौर पे जब आप उनको डिस्कस करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि तसलसल हो निज़ाम में और मामलात में तसलसल हो। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा हुकूमत वक्त को टाइम देना चाहिए। कुछ मामलात जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो दूसरे मामलात हैं, वो दुरुस्त हो जाएँ तो ज़ाहिरी तौर पे मामलात बेहतर होंगे और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर आएंगी। तो मेरा इस पे नज़रिया यही है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस वक्त मुआशी पॉलिसी का अनाउंस होना और मामलात का बेहतर होना और क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान तबका है वो कारोबारी हज़रात हैं और उसकी वजह ये है कि वो कारोबार अपना सही तरीके से कर भी नहीं पाएंगे इस तरह, और वो इस चीज़ का देख भी नहीं सकेंगे, प्लानिंग भी अपनी नहीं कर सकेंगे बिज़नेस से रिलेटेड कि आगे उनको क्या राह अमल रखना चाहिए, जिसकी वजह से मसाइल का उनको सामना होगा। तो इसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत को हम ये पैगाम भी देंगे कि आप कोशिश करें कि मामलात जो हैं सेटल डाउन हो और चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जाएँ। हसन अली कादरी साहब, ये भी बताइएगा, हुकूमत ने शरह सूद में इजाफा कर दिया है और डॉलर भी 200 की फिगर को क्रॉस कर गया है, आप क्या समझते हैं? जी यूबी साहब, अच्छा, ये जो दूसरा सवाल आपने किया डॉलर के वाले से कि डॉलर 200 रुपये पे तजावुज़ कर गया या 200 को टच कर गया, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए। और देखें, डॉलर रेट जो है और डॉलर की जो पैरिटी है रुपये के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें समझना पड़ेगा कि ये हम उस चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं जो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आया हम मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है या हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है या हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। सबसे पहले तो हुजूर आप ये डिसाइड करें। उसके बाद सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि अगर डॉलर रेट ऊपर जा रहा है तो उसके नुकसानात क्या हैं। इंपोर्ट के ऊपर जो अभी बैन लगाया गया वो भी ठीक है, लेकिन बात है कि उसका फ़ायदा क्या है। बिल्कुल हमें मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए, हुकूमत के इस बयानिए को हम सपोर्ट करते हैं और हर जो मुखलिस पाकिस्तानी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ पे ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन देखें, हम अपनी बनाई हुई अशिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वाइवल की जब बात आ जाए तो हमें अपने मुल्क को सपोर्ट करना है और अपने मुल्क को देखना है। और देखें, डॉलर का रेट अगर ऊपर जाएगा तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी, हमारे लोग सफ़र करेंगे और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें जो है ना डॉलर के रेट को कंट्रोल करना है। हमारी जो मौशिती पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी सोच है, उसके अंदर हम गलती ये कर रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को सामने रखने से पहले हम ये नहीं सोचते कि उसका आउटकम क्या है। अगर डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें IMF के पास जाना है, हमें हमसाये ममालिक के साथ हालात बेहतर करने हैं, तो ज़रूरी है कि हम ये करें। हुकूमत कोई भी हो, हमारा एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी होनी चाहिए
बिज़नेस को लेके, क्योंकि बिज़नेसमैन इस वक्त एक बहुत शदीद क्राइसिस से सफ़र कर रहा है, ख़ासकर वो जो कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, ख़ासकर वो जो कि डॉलर में जिसकी कॉस्टिंग सफ़र होती है। एक्सपोर्टर को तो आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट की भी बात करें तो डॉलर की फ्लक्चुएशन कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक बड़ा मटेरियल इम्पैक्ट रखती है। तो इसको जनाब ज़रूर देखना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसको हंगामी बुनियादों पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। हसन अली कादरी साहब, ये बताइएगा कि ये बजट खसारे का पेश किया जा रहा है, क्या नए टैक्सेस लग सकते हैं? आने वाले बजट को आप किस तरह देखते हैं? अच्छा, ये भी साहब अगेन ये जो आपने सवाल किया है बड़ा हमारे दिल के करीब है, और आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से हम अक्सर इसको डिस्कस करते रहेंगे। देखें, जो बजट खसारा है, देखें फिर वही बात आ जाती है, अक्सर बिज़नेस रिकॉर्डर या मुख्तलिफ अखबारात, जितने भी निजी अखबारात हैं, उनको अगर हम स्टडी करें तो देखने में आता है कि जनाब अब एग्जाम्पशंस ख़त्म हो रही हैं। अभी जैसे कल की खबर थी कि जी कहा जा रहा है कोई 7.25 अरब का जो है ना जी बजट रखना चाह रहे हैं 6100 बिलियन के मुकाबले में। तो अगर उसको देखा जाए तो देखिए हम बजट की फ़िगर्स ऊपर लेके जाते जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है, मैं फिर वही कहूँगा कि जी आप झंडा खड़ा करते हैं फाइलर्स का, आप ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है, टैक्स निज़ाम को प्रमोट कीजिए, अवेयरनेस कीजिए, मगर देखें आपके टैक्स पेयर्स कितने हैं, टैक्स कलेक्ट कितना होता है, और सबसे अहम बात है कि आप ब्रॉडनिंग कितनी करते हैं, टारगेटेड ब्रॉडनिंग करें। आप ये देखें कि आपकी एक होंडाई टुसान गाड़ी है, वो कितनी बिकी है मार्केट में, सोनाटा है कितनी बिकी है मार्केट में, उसकी एवरेज प्राइस देखें आप। सर ये वो गाड़ियाँ हैं जो मैं और आप नहीं ख़रीदते, ये लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं, बड़े लोग ख़रीदते हैं, आम आदमी की पहुँच से दूर हैं। उसके अलावा जो प्लॉट लेते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, जो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है उसको आप स्टडी करते हैं, और आपसे मुराद मेरी FBR की है, और रिक्वेस्ट FBR से मेरी यही होगी, हम बजट प्रपोजल्स में भी यही कहते रहे कि जनाब देखें अब वक्त आ गया है कि आप बजट के अंदर भी ब्रॉडनिंग को सीरियसली लेके उसके सीरियस इक़दाम करें, और ये एक कल्चर डेवलप करें कि टैक्स पेयर को भी समझ आए कि जो टैक्स नेट में नहीं है वो मुजरिम है, और उसको टैक्स नेट में जो लोग हैं आपके, जब तक खुमियादा नहीं भुगतना पड़ेगा तो आपको ये नज़र आएगा कि जो टैक्स नेट में लोग हैं उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी कि हम कैसे टैक्स नेट में आएँ, जो कि ज़रूरी है। हसन अली कादरी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि मुल्की हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए हुकूमत को कौन से मुआशी रिफॉर्म्स और इस्लाहात करने की ज़रूरत है जिन पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकते हैं? आखिर में जैसे आप हमेशा रिकमेंडेशन हमसे मांगते हैं, तो देखें हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की वो ये है कि देखें हुकूमत को ये चाहिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक देखे कि किन लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं। देखें एक बात मैं यहाँ से आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ज़रूर एक पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा इंतहाई आजिज़ी के साथ हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये एमनेस्टी का खेल दोबारा मत खेलिएगा। ये एमनेस्टी का जो एक काला कानून हमने चलाया मुख्तलिफ़ अतवार में, और हमने ये समझा कि हम इसके ज़रिए बड़ा कुछ सही करेंगे। देखें एमनेस्टी पर्पज़ होनी चाहिए, जैसे हमने कहा कि जी रिटेल सेक्टर में आप स्टॉक की एमनेस्टी दे दें, तो उसका एक पर्पज़ था कि पिछले मामला सही हो जाएं और आगे टैक्स कल्चर डेवलप हो। लेकिन देखें एमनेस्टी खेल के लोगों को आउट ऑफ टैक्स कल्चर ना लेके जाएं, टारगेटेड तरीके से देखें कि कौन लोगों का लाइफस्टाइल है, प्रॉपर्टीज़ की परचेज़ को मॉनिटर करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मॉनिटर करें, जो ड्यू टैक्स बनता है वो लोगों से लें, टैक्स रैशनलाइजेशन की तरफ जाएं, रेट्स को रैशनलाइज करें, बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे फोकस करें, सिंगल सेल टैक्स रिटर्न लेके आएँ। जितनी कंप्लायंस आसान, फहम और बेहतर करेंगे उससे आपके मुल्क में बेहतरी आएगी। आपका मकसद टैक्स रेवेन्यू को टारगेट करना है। देखिए मैं डॉक्यूमेंटेशन को गलत नहीं कह रहा यहाँ पे, वाज़ेह तौर पे एक बात बताता चलूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन को जितना आप आसान फहम बनाएंगे उतना ही डॉक्यूमेंटेशन प्रमोट होगी, जो कि बहुत ही अहम है। जी बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमें टाइम दिया। आमिर साहब 2 मिनट हैं सर आपके पास, बजट आने वाला है, क्या तजवीज़ देंगे, हुकूमत को कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए? मेरी तो एक ही गुजारिश है गवर्नमेंट से, सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ऐसा बजट दिया जाए जिसमें आवाम को रिलीफ के साथ साथ कारोबारी हल्के को भी रिलीफ दिया जाए, ना कि उनको मज़ीद तंग किया जाए। उनके साथ बैठ के ऐसी पॉलिसीज दी जाएं जिससे उनकी इनकरेजमेंट होए, जिससे मेरे मुल्क में और ज़्यादा बिजनेस हो, ना कि उनको मज़ीद तंग किया जाए, उन पर मज़ीद बोझ डाला जाए। उनको ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट दिया जाए जिससे वो अपना पैसा ये सोसाइटियों में लगाने की बजाय, प्लॉट खरीदने की बजाय कारोबार में लगाएं। कितना जुल्म है इस कौम के साथ कि ताजर बरादरी या कोई भी है वो आजकल सिर्फ ज़मीनें खरीदने पे, प्लाजे खरीदने पे, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इससे तो हमारी कोई तरक्की तो नहीं हो रही। अगर वही आप थोड़ा सा
ऐसी पॉलिसीज दे दें मेरे मुल्क में मेरे ताजरों को कि वो पैसा कारोबार में इन्वेस्ट करें। आपको पता है एक इंडस्ट्री लगती है तो सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़ानदान पलते हैं उससे। हर कोई भाग रहा है, प्लॉट ले ले, 2-4 साल अब महंगा हो जाएगा, जगह ले ले, इस तरह की क्रिएटिविटी खत्म होकर रह गई। नया को अगर टैक्स के मुतम्मल हो सकती है हमारी वहाँ, नहीं सर, जितनी नहीं, महंगाई जा उनको रही है, मजीद जितना ला जा इसमें रहे हैं। रिलीफ दें। लोग आएंगे, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग कारोबार करना चाहते हैं। आप ऐसी पॉलिसीज दें जिससे लोग कारोबार करें। आपके कवानीन टैक्स कवानीन ऐसे हैं सर जिनसे कवानीन भारत कतन गलत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ही प्रॉपर हो रही, उसको प्रॉपर ग्रिप नहीं किया जा रहा। कवानीन का कोई कसूर नहीं है FBR को, टैक्स मशीनरी को सर, उसको बेहतर करना चाहिए, खुद मुख्तार बना देना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए सर, बिल्कुल इकोनॉमिक पॉलिसी पे ताजिर बरादरी को लादा करते जी, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा बिल्कुल ये है, इसमें है। आप ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, आप देखें 2-4 साल में कर्जा लेने की बजाय हम देने की पोजीशन में होंगे। हमारे हैं वसाइल ऐसे, और इंशाल्लाह हमने ऐसे ही करना है। अच्छा, POS का जो सिस्टम लगाया हुकूमत ने, जी। अगर इस पे अमल कर लिया जाए जी। तो दूसरे तमाम टैक्सेस खत्म भी कर दिए जाएं जी तो सर्वाइवल हो सकता है। सर, उसमें मेरी थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, थोड़ा सा सिलसिला है। हम एकदम उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। बहुत सारी चीज़ों को पहले ठीक करना है आपको, फिर जाकर POS आपका कामयाब होगा। एकदम ये कामयाब, ये तो एक लटकती तलवार है ना, मजबूरन लगवा लिया है। दुबई में तो बड़ा कामयाब सिस्टम है सर है, इनवॉइस पे टैक्स उन्होंने दे, चीज खरीदें। सर मैं अर्ज करता हूँ, उन्होंने अपना पहले पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया है, ठीक किया है। अब आपका क्या ख्याल है, जो काउंटर पे हर चीज़ बिक रही है वो सब सेल टैक्स दे के, इनकम टैक्स दे के आके बिक रही है। उसने पल्ले से, तो जो दुकानदार दे रहा है उसने पल्ले से नहीं देना, अगर तो वो जिस तरह इम्पोर्ट रुकी है, जो स्मगलिंग है, वो जी, उस पर काबू पाया जा सकेगा। नहीं सर, नहीं, इस तरह नहीं पाया जाएगा जिस तरह ये आप कह रहे हैं POS के थ्रू काबू पाया जाएगा, इस तरह नहीं पाया जाएगा। उसके और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप इस पर काबू पा सकते हैं। आप बेहतरी की उम्मीद रखते हैं बजट जी में? बेहतरी बिल्कुल, मैं बेहतरी की उम्मीद रखता हूँ, बिल्कुल जी, अब्दुल बेहतरी। वदूद अलवी साहब, क्योंकि ताजिर बरादरी ही सरमाया है इस मुल्क का, वो टैक्स देती है तो ये मुल्क के जो निज़ाम है, सिस्टम, वो चलता है। असल में स्टेक होल्डर तो आप हैं, हुकूमत के नुमाइंदे, पार्टनर तो आप हैं। आप 6,000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं, IMF से 6 अरब डॉलर लेते हैं, तो तमाम शराइत को मनन कबूल किया जाता है, अमल किया जाता है। कभी आपके जो पार्टनर हैं, आप पार्टनर हैं, आपने भी कभी अपने मुतालबात किए हैं हुकूमत से, इसको इस तरह बेहतर बजट बना के इस तरह पेश किया जाए ताकि जो प्लानिंग है टैक्स पेयर की, ताजिर बरादरी की, साल की, वो मुमकिन हो सके। हर माह वो अपनी प्लानिंग को बदलाता है, प्लान तब्दील होते हैं तो उसके सारे जो सिस्टम है ख़राब हो जाता है। जब भी बजट आता है तो हम लाहौर चैम्बर की सतह पे भी हम बजट प्रपोजल भेजते हैं, और इसके अलावा जो हमारी अंजुमन ताजरान हैं वो भी अपनी प्रपोजल भेजती हैं। उस पर कुछ पे अमल होता है, कुछ पे अमल नहीं होता। जो हमारा सबसे बड़ा अलविया है ना, जो पिछले सालों में हुआ है, आपको पता होगा 2017-18 में 18-19 का जो बजट आया था पहला, उसमें एक साल में 3 बजट आए थे, ठीक है। अभी हमें ये कुछ पता नहीं होता कि ये जो बजट पेश किया गया है, इसका ज़िमनी बजट जो कब किसी वक्त भी पेश कर देते हैं। मेरा पहला मुतालबा तो ये है कि जब एक बजट पेश हो जाए तो किसी सूरत भी दूसरा बजट पेश नहीं होना चाहिए, 1 साल का इंतज़ार करना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा नागज़ीर हो भी तो फिर जब तक वो जिसके ऊपर बजट इम्पोज किया जाना है, जिन आइटम के ऊपर, उन ताजरों को एतमाद में लेकर उनसे बात करके, उनसे पहले गुफ्तगू शनीद करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रॉब्लम हमारी ये है कि यहाँ किसी से कंसल्टेंसी नहीं की जाती। आप देखें, 2 इशू हैं, लेने वाला कौन है, हुकूमत, देने वाले कौन है, ताजर, ठीक है। ये 2 पार्ट हैं। आप दोनों पार्टनर हैं। जो देने वाला है वो तो अल्लाह ताला के यानी कि हदीस भी है ना कि ऊपर वाला हाथ भी, तो ऊपर वाला हाथ तो ताजर का है। जब ऊपर वाले हाथ को आपने पूछना ही नहीं है, ठीक है, नीचे वाले हाथ नहीं अपना हाथ आगे लंबे से लंबा करी जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक मुशावरत नहीं होगी, जब तक लोगों से पहले, ताजरों के से पहले इस बात पे ये बात कही नहीं जाएगी कि हम चैम्बर के साथ मुशावरत में बहुत ज़्यादा कमी होती है। ख़ासतौर पे ज़िमनी बजट जब आता है, एक दिन पहले वो आपस में तय करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर दूसरा ये जो मेन बजट आता है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी नहीं करते। ये एक बंद कमरों में बैठ के बजट बनता है, इसके ऊपर अवामी नुमाइंदों की भी कोई इनपुट नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, अब ये हमारे साथ वो टैक्स बार के भी लोग बैठे हुए हैं। मेरा अपना एक आइडिया है कि हम अगर 2300 अरब रुपया जनरल सेल टैक्स से इकट्ठा करते हैं, मैं अपना हमारी एक मुतालबा भी होता है हमेशा, आप इसको सिंगल डिजिट कर दें। 17% GST बहुत ज़्यादा है।
हमारा ख्याल ये है कि ये बजट इससे भी ये जो कलेक्शन है ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपने हमें टाइम दिया। आमिर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। टैक्स निज़ाम में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, टैक्स रेट को कम करने की ज़रूरत है, और जो भी बजट या टैक्स कवानीन पॉलिसी बनाई जाए उसमें स्टेक होल्डर की अगर मुशावरत को यकीनी बनाया जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ पर टैक्स भी इकट्ठा होगा, टैक्स कवानीन भी बनेंगे और पॉलिसी भी बनेगी, और ये सियासत से बिल्कुल हट के होना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हमें खुशी होगी और हम तरक्की करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।